नमस्कार जी, नमस्कार। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं और करंट अफेयर्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए धीरे धीरे सभी उपस्थित हो रहे हैं। जब समय निर्धारित कर दिया गया है तो अपने निर्धारित समय पर आप सभी अपनी उपस्थिति को सुनिश्चित करा लिया करें। चलिए आज भी प्रतिदिन की तरह 20 प्रश्न हैं, लेकिन इन 20 प्रश्नों में यदि हम देखें तो 4 से 5 प्रश्न हैं जो कि समसामयिक आप कह सकते हो वर्तमान समय के प्रश्न हैं, समसामयिक घटनाओं पर आधारित। तो अब प्रयास रहेगा कि क्योंकि परीक्षा की एक तिथि बता दी गई है तो अब प्रयास रहेगा कि विगत वर्षों को तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं, ठीक है, पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स हम देख ही रहे हैं, उन्हीं में हम प्रतिदिन के भी करंट अफेयर्स को ऐड करते हुए चलेंगे जिससे किसी प्रकार की समस्या ना हो और ऐसा ना हो कि हमें अलग से फिर इनको पढ़ना पड़े। तो जनवरी माह से लेकर अब तक के संपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके हैं इधर वाले, ये तो साथ साथ कराए जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। बाकी पहला तो आपके साथ हो ही रहा है, ठीक है। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया है? हाल ही में सरकार ने, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, हाल ही में सरकार ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए किसे नया आधार वर्ष बनाया है? सरकार ने न्यूनतम वेतन तय करने के लिए, विशेष रूप से आप कह सकते हो श्रम के क्षेत्र में जो लोग श्रम दान करते हैं, जो लोग श्रम के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, उनके लिए बात हो रही है। तो सरकार ने न्यूनतम वेतन कितना तय किया है इस क्षेत्र के लोगों के लिए, यह आपको बताना है। चले बताएं। इनमें से कौन सा सही होगा यह आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2016, 2018, 2019, 2020। चले इसमें से कौन सा सही होगा यह आपको बताना है। देखो इसमें यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर है 2016, ठीक है। अभी तक हम पुराने आधार वर्ष का प्रयोग करते थे और उस आधार पे यदि हम देखें तो जो न्यूनतम वेतन होना चाहिए कामगारों का वो निर्धारित आज की महंगाई के हिसाब से नहीं हो पाता था, इसलिए सरकार ने वर्ष 2016 को आधार वर्ष मानने का फैसला लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। बिटकॉइन को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? बिटकॉइन को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है, बताएं। कई बार मैंने इसको बताया भी, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हो आप, पूर्व में इसकी चर्चा हुई है। तो आपको बताना है बिटकॉइन को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। बिटकॉइन को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? एल सल्वाडोर, होंडुरास, पनामा, बेलीज या इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे बात हो रही है बिटकॉइन की, तो आपको बता दें, आप जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी आपने सुना होगा जिसको बोलते हैं डिजिटल मुद्रा। तो बिटकॉइन क्या है कि एक क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है, ठीक है। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का एक प्रकार है और बिटकॉइन जो है सबसे आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो वैल्यू वाली जो है वो क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है। तो बिटकॉइन एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के अलावा भी कई सारी अन्य करेंसियाँ आप कह सकते हो कि इस तरह की करेंसियाँ हैं क्रिप्टो करेंसी, जैसे आपका इथेरियम एक आता है, जैसे बिटकॉइन हो गया सबसे महत्वपूर्ण है बिटकॉइन, इसके बाद इथेरियम एक आता है, इथेरियम के बाद आपको टीथर देखने को मिलेगा, आपको रिपल देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कई सारे बिटकॉइन हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कई सारी आप कह सकते हो डिजिटल करेंसी हैं या डिजिटल मुद्रा हैं जिनको आप क्रिप्टो करेंसी कहते हो। तो क्रिप्टो करेंसी तो एक सिस्टम हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें भी एक बिटकॉइन आता है, बिटकॉइन के अतिरिक्त भी कई आते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बिटकॉइन को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये पहला देश है अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की यदि हम बात करें तो मध्य अमेरिकी देश है,
ठीक है, आप में बहुत ज़्यादा विश्व भूगोल तो आता नहीं, लेकिन आता है, तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। मध्य अमेरिकी देश है, और मध्य अमेरिकी देश में यदि हम बात करें कि कितने देश आते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें कुल 7 देश आपको देखने को मिलते हैं। कुल 7 देश देखने को मिलते हैं, और कई बार इन देशों का जो है उत्तर से दक्षिण क्रम पूछा जाता है। कौन कौन से देश इसमें आते हैं? पहला आपको देखने को मिलेगा बेलीज, आपका हो गया। बेलीज के बाद आपको देखने को मिलेगा होंडुरास, आपका हो गया। होंडुरास के बाद यदि आप देखोगे तो अल सल्वाडोर हो गया। अल सल्वाडोर, ये नाम आपको पता होना चाहिए। अल सल्वाडोर हो गया। निकारागुआ हो गया, ठीक है, निकारागुआ। निकारागुआ के बाद आप देखते होगे पनामा, आप देखते होगे, ठीक है। तो कितने हो गए? 5 हो गए। बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, पनामा। इसके बाद आप देखते होगे ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला, और ग्वाटेमाला के बाद आप देखोगे कोस्टा रिका, ठीक है, कोस्टा रिका। तो कोस्टा रिका और पनामा पास पास में है। तो बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, पनामा, निकारागुआ और कोस्टा रिका, ये 7 मध्य अमेरिकी देश हैं। इनके बारे में, इनकी राजधानियां पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनके उत्तर से दक्षिण के क्रम पूछे जाते हैं, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जब मध्य अमेरिकी देश आप पढ़ते हो तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो और आपको पता होना चाहिए। ये जो मध्य अमेरिकी देश पढ़ते हैं, इन मध्य अमेरिकी देशों के एक तरफ पश्चिम में पड़ता है प्रशांत महासागर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनके यदि हम पूर्व में बात करें तो पूर्व में आपको देखने को मिलता है कैरेबियन सागर, ठीक है, कैरेबियन सागर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यदि आप और विस्तृत संदर्भों में देखना चाहते हैं तो आप कह सकते हो अटलांटिक महासागर, ठीक है, लेकिन कैरेबियन सागर आपको याद रखना है। तो अब इसके एक तरफ है प्रशांत महासागर, एक तरफ है कैरेबियन सागर। जब मध्य अमेरिकी देशों की बात होती है तो आपको 2 देश ऐसे याद रखने हैं जिनकी सीमा जो है किसी एक महासागर से टच करती है। कहने का मतलब है ये जो 7 ये मध्य अमेरिकी देश हैं, इनमें से 5 की सीमा जो है वो प्रशांत से भी टच करती है और कैरेबियन से। मतलब 5 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा प्रशांत और कैरेबियन सी दोनों से टच करती है। लेकिन इनमें 2 देश ऐसे हैं जो इनसे अलग हैं। अभी जो 2 देश अलग हैं, इनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे सबसे पहला नाम आता है बेलीज का, बेलीज नाम आता है। बेलीज की बता दें कि बेलीज की जो सीमा है ये कैरेबियन सी से लगती है, ठीक है, बेलीज की सीमा कैरेबियन सी से लगती है और ये प्रशांत महासागर से नहीं लगती है। अब एक दूसरा देश इसी में आपको देखने को मिलता है अल सल्वाडोर, जिसकी बात यहाँ पे हो रही है। अल सल्वाडोर जो है ये प्रशांत महासागर से सीमा साझा करता है, यह कैरेबियन सी से सीमा साझा नहीं करता। तो मध्य अमेरिकी देशों से जो प्रश्न बनते हैं ना भूगोल में आपके, या तो इनके उत्तर से दक्षिण के क्रम के बारे में पूछ लिया जाता है, या तो अक्सर क्या पूछने को मिलता है कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा प्रशांत से लगती है, जिसकी सीमा कैरिबियन सी से लगती है। तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा यहीं पे, ठीक है। साथ ही साथ इनकी राजधानियों को भी देख लीजिएगा, ठीक है। बेलीज, होंडुरास, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये आपका होमवर्क है, ये सभी को बताना है। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आपको जवाब देना है क्या, कि इनकी राजधानियां क्या हैं और इनका उत्तर से दक्षिण क्रम है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनको इस बार प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करनी है कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बाकी अन्य लोगों के लिए बात नहीं हो रही है, जो लगातार आप कह सकते हो 5 वर्ष 10 वर्ष का प्लान बनाकर आए हैं, तो उनके लिए यह बात नहीं है, ठीक है। चलें, विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, बताएं। विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश 2021 के आंकड़ों के अनुसार कौन सा है। और आपको बताएं ये जो देश है इसने कुल 87 बिलियन डॉलर, कितना, 87 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए। 87 बिलियन डॉलर इसने प्राप्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बताएं वो देश कौन सा है जिसने 87 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है, कहाँ से, जिसने 87 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है प्रेषण से, ठीक है। मतलब बाहर से जो धन भेजा जाता है, जो बाहर भारत के लोग जो बाहर कार्य करते हैं या किसी अन्य देश के लोग जो बाहर के देशों में कार्य करते हैं, जब वो वापस अपने घरों को, अपने देश को कुछ पैसा भेजते हैं, तो उसी की बात यहाँ पे हो रही है, प्रेषण की। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा देश है जो सबसे बड़ा, आप कह सकते हो विश्व का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता देश है। तो आपको बता दें यह देश है भारत। इसमें विकल्प में नहीं दिया है, इसका मतलब है
ई विकल्प आपका सही उत्तर। तो भारत प्रेषण के मामले में नंबर 1 है। दूसरे स्थान पे यदि हम बात करें प्रेषण के मामले में, दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे है चीन, तीसरे स्थान पे है मैक्सिको। ठीक है, तो भारत, चीन और मैक्सिको प्रेषण के सबसे ज्यादा प्राप्तकर्ता 3 शीर्ष देश हैं। अब ये जो $87 बिलियन आया है, इसमें यदि हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि इनमें सबसे ज्यादा जो मनी आई है वो आई है यूएसए से। तो यदि आपसे कभी प्रश्न इस प्रकार बन जाए कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है, तो आप बताओगे संयुक्त राज्य अमेरिका, और लगभग 20% जो प्रेषण है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त हुआ है। इसको बताएं। हाल ही में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि की गई है। अब यह कितने वर्ष निर्धारित की गई है? विवाह की न्यूनतम आयु अब कितने वर्ष हो गई है महिलाओं की, ये आपको बताना है। चलें बताएं। आप जानते हो, सबसे पहली बात तो पूछा जा सकता है कि किस, आप कह सकते हो अधिनियम में जो है वो सुधार किया गया। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि ये तो सब जानते हैं कि कितना किया गया, लगभग सभी जानते होंगे, लेकिन किस अधिनियम में संशोधन किया गया इसके बारे में शायद कम लोगों को पता हो। तो आपको बता दें, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, याद रखिएगा, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की बात करें तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में परिवर्तन किया गया है, याद रखना चाहिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में परिवर्तन करके लड़कियों की उम्र की न्यूनतम जो आयु रखी गई है वो अब 21 वर्ष कर दी गई है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले क्या था? पहले था कि जो पुरुष है, पुरुष की आयु होनी चाहिए 21 और महिला की 18, मतलब बच्ची की 18, तब आप विवाह कर सकते हो। और इसमें एक कंडीशन भी होती है, यदि आपकी ये जो निर्धारित उम्र है 21 वर्ष है, यदि इससे कम उम्र में विवाह हो भी जाता है तो यदि आप उसके खिलाफ याचिका दायर करते हैं तो विवाह समाप्त माना जाता है, लेकिन याचिका बालिग होने के 5 वर्ष के अंदर दायर 5 वर्ष के अंदर दायर की जा सकती है। ठीक है, तो विवाह आप मिनिमम उम्र है 21 वर्ष, लेकिन जो याचिका दायर की जाएगी वो बालिग होने, क्योंकि 18 वर्ष है बालिग की उम्र, तो बालिग होने के 5 वर्ष के अंदर ही दायर करनी होगी। मतलब अधिकतम 23 वर्ष तक आप इस याचिका को दायर कर सकते हैं यदि आपका बाल विवाह हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताएं, पिछले दिनों उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत किस स्थान से की गई थी? क्या बोला जा रहा है? उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहां से की गई थी, आपको बताना है। बताएं, उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहां से की गई थी? आपने देखा था, सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि उज्ज्वला योजना की जो शुरुआत है, चाहे 1.0 की बात करें चाहे 2.0 की बात करें, दोनों की शुरुआत जो है वो उत्तर प्रदेश से ही हुई है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। यदि हम बात करें उज्ज्वला योजना की 1.0 की, तो इसकी शुरुआत हुई थी बलिया से। ठीक है, और उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत जो है ये महोबा से हुई है अगस्त माह में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत महोबा से हुई है, यह आपको पता होना चाहिए 10 अगस्त 2021 को। उज्ज्वला 1.0 की बात करें तो बलिया से हुई थी वर्ष 2016 में। अब यहाँ से, क्योंकि आप इतिहास बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको बताना है, एक नाम आता है चित्तू पांडे। चित्तू पांडे का नाम कब आता है? जब 1857 की क्रांति आप पढ़ते हो। तो आपको बताना है कि जो चित्तू पांडे हैं इनका संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है, साथ ही साथ आपको चित्तू पांडे का नाम क्यों याद रखा जाता है इसके बारे में भी आपको बताना है। तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। चित्तू पांडे के योगदान के बारे में 1857 की क्रांति में, और ये किस क्षेत्र से संबंधित रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। और जब 1857 की क्रांति आप पढ़ोगे या पढ़ते हो तो निश्चित रूप से चित्तू पांडे का जिक्र होता है। कब? जब 1857 की क्रांति के बाद देश में समानांतर सरकारें कई जगहों पर स्थापित की गई, तो उस संदर्भ में चित्तू पांडे का नाम याद रखा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही उत्तर हो गया महोबा। इसमें बताएं,
जल जीवन मिशन योजना शहरी के अंतर्गत किस वर्ष तक शहरों के सभी घरों से नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा अन्यथा गलती कर बैठेंगे। क्या बोला गया है? बोला गया है जल जीवन मिशन योजना शहरी के अंतर्गत किस वर्ष तक शहरों के सभी घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो बताएं, नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य क्या है आपको बताना है। चले बताएं। और विशेष रूप से बात किसकी हो रही है? जल जीवन मिशन योजना शहरी की बात हो रही है। चले बताएं, 2024, 2022, 2023, 2026 इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा सही है? सभी को जवाब देना है। दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, अक्सर आपने इसके बारे में सुना होगा। ठीक है, टैप वाटर कनेक्टिविटी की बात होती है, आपने अवश्य सुना होगा, तो आपको बताना है। देखो, इसमें दो चीजें हैं। पहला एक योजना है जल जीवन मिशन योजना शहरी, एक दूसरी योजना है जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण। तो अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ज़्यादातर जो जिक्र होता है वो होता है ग्रामीण योजना का। ठीक है, ज़्यादातर जिक्र जो आप देखते हो जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण की बात होती है। और जल जीवन मिशन योजना ग्रामीण को जो पूरा करने का लक्ष्य है वो है वर्ष 2024। मतलब वर्ष 2024 तक गाँव के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी हाउस होल्ड को टैप वाटर कनेक्टिविटी देने की बात की गई है। लेकिन यहां पे किसकी बात हो रही है? यहां पे बात हो रही है शहरी की। तो शहरी की जो तिथि है वो है 2026। तो याद रखिएगा, इसका डी विकल्प सही उत्तर है। जब शहरी पूछा जाए तो 2026, ग्रामीण पूछा जाए तो 2024। ये ध्यान रखने की बात है, अन्यथा हम इस तरह की गलतियां करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बता दें कि जल जीवन मिशन भी शुरू किया गया था। जल जीवन मिशन आप जानते ही होंगे, जल जीवन मिशन की बात ही हो रही है। जल शक्ति अभियान एक शुरू किया गया था, जल शक्ति अभियान। और जल शक्ति अभियान के अंतर्गत बात थी कि जल शक्ति अभियान के अंतर्गत कि जल को संरक्षण, जल के संरक्षण को लेकर बात की जा रही थी। और इसकी शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के मौके पर की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस कब होता है? प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसी के समय भारतीय प्रधानमंत्री ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत की थी, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको बता दें कि इसका 2 चरण था। इसका एक चरण 2019 में प्रारंभ हुआ था, अब इसका दूसरा चरण इन्होंने प्रारंभ किया है। और दूसरे चरण में बात की गई है कि भारत के 256 ऐसे जिलों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर जल संकट भविष्य में हो सकता है। तो ऐसे 256 जिलों को चिन्हित कर इस योजना में बात की जा रही है, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने एक कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया था, शायद आपको याद हो। कैच द रेन, कैच द रेन क्या था? कैच द रेन प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसे जल की कमी से जूझ रहे ऐसे क्षेत्रों में जहां पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो, किल्लत है, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या था कि बारिश के पानी को आपको सुरक्षित रखना है, बारिश के पानी को स्टोर करना है और उसी के माध्यम से सिंचाई और अन्य ज़रूरतों के लिए जल की आपूर्ति सुनिश्चित करानी है। तो कैच द रेन अभियान भी आपको याद रखना है, जल शक्ति अभियान भी याद रखना है, जिसके अंतर्गत 256 जिलों को जो है केंद्रित यह योजना बनाई गई। इसको बताएं, हाल ही में चर्चा में रही नई मंजिल योजना का संबंध समाज के किस वर्ग से है? बताएं, नई मंजिल योजना का संबंध समाज के किस वर्ग से है, आपको बताना है। तो बताएं, नई मंजिल योजना का संबंध समाज के किस वर्ग से है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ट्रांसजेंडर समुदाय, अल्पसंख्यक वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो बताएं, नई मंजिल योजना का संबंध किससे है? नई मंजिल योजना का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। नई मंजिल योजना का संबंध किससे है? आपको बता दें, एक मंत्रालय है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। तो ये योजना जो है विशेष रूप से अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं के लिए है, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं को कौशल प्रदान किया जाता है। उनको कौशल, आप कह सकते हो कुछ कौशल देकर रोजगार उन्मुख उनको बनाया जाता है। यह इस योजना का लक्ष्य है। ठीक है, तो इसके मंत्री यदि हम बात करें, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, तो मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको बता दें, ये कक्षा जब आपकी समाप्त होती है, जब भी समाप्त होती है उसके तुरंत बाद आपको यूट्यूब पर आना है,
इसी चैनल पर बने रहना है। एक दूसरी वीडियो में जो है लाइव आऊँगा और उसमें कुछ चीज़ें हैं जिन पर विचार करना है, जिन पर बात करनी है। तो आधे घंटे से 45 मिनट तक का वो सेशन होगा और उसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, तो लाइव के इस कक्षा के तुरंत बाद वो लाइव होगा, तो उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं। ठीक है, उन्हीं लोगों को दर्ज कराना है जिनको इस बार एग्जाम देना है। जो 10 वर्ष की योजना वाले हैं, आप लोगों के लिए ये लाइव सेशन नहीं है। ठीक है, चलें बताएं, इस प्रश्न को बताएं। हाल ही में चर्चा में रही श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? यहाँ पे बात हो रही है श्रेष्ठ योजना की, तो बताएं श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, यह आपको बताना है। चले बताएं, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? चले जवाब दीजिएगा। श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है? अनुसूचित जाति, महिला वर्ग, ट्रांसजेंडर समुदाय या अल्पसंख्यक वर्ग। श्रेष्ठ योजना, सबसे पहली बात, इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये जो योजना है विशेष रूप से श्रेष्ठ योजना, ये गुणवत्तापरक आवासीय शिक्षा को लेकर एक योजना है। और गुणवत्तापरक आवासीय शिक्षा को लेकर यह जो योजना है, ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग को कवर करती है। कहने का मतलब है कि ए विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो श्रेष्ठ योजना अनुसूचित जाति के लोगों के लिए है। विशेष रूप से इसमें आपको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा मुहैया सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा कराई जाएगी। इसको बताएं। हाल ही में चर्चा में रही स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, आपको बताना है। विशेष रूप से ये जो योजना है, इसमें ट्रांसजेंडर से संबंधित योजनाओं को और भिखारियों से संबंधित जो भी योजनाएं थी उनको भी इन्हीं में जोड़ दिया गया है। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि इसमें इन दोनों वर्गों के साथ साथ एक तीसरा वर्ग भी जुड़ा हुआ, 3 वर्गों के लिए यह योजना चलाई जा रही है। तो स्माइल योजना है क्या? स्माइल योजना है आजीविका व उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों को सहायता पहुंचाना। ठीक है, आजीविका यदि कोई करना चाहता है, कोई उद्यम करना चाहता है, तो उसको जो समर्थन मिलना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो या अन्य प्रकार से, वो समर्थन इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। तो स्माइल योजना को आपको याद रखना है। और चलाता कौन इसको है? तो इसको चलाता है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये चलाया जाता है। सी विकल्प आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये गलत लिख दिया गया है, इसको इग्नोर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। आधुनिक, ये कहाँ से इसमें आ गया? आधुनिक बिहार का ये प्रश्न इसमें है ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं, एक प्रश्न इन्होंने त्रुटिपूर्ण किया है, इसको बताएं। पिछले दिनों चर्चा में रही संपूर्ण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इसको बताएं। संपूर्ण परियोजना किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है। संपूर्ण परियोजना किस राज्य से संदर्भित है, ये आपको बताना है। संपूर्ण परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखो, संपूर्ण परियोजना जो है ये विशेष रूप से बाल कुपोषण को कम करने के लिए है। ठीक है, बाल कुपोषण को कम करने के लिए यह योजना है, जिससे आप कह सकते हो बालकों की जो अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है उसको कम किया जा सके, बालकों के, छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके। और यह योजना जो है वो असम राज्य सरकार की योजना है। किसकी योजना है? असम राज्य सरकार की योजना है। मतलब ई विकल्प आपका सही उत्तर है। असम की जब बात आती है तो मैंने कई सारे राष्ट्रीय पार्क यहाँ के बताए हैं, जैसे काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सखौवा, फिर इसके बाद 2 नए भी मैंने आपको बताए थे, यदि याद हो, रायमोना और एक दूसरा देहिंग पटकाई। ठीक है, ये 2 नए राष्ट्रीय पार्क बनाए गए हैं असम में, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। गगनयान मिशन का संबंध किससे है? गगनयान मिशन का संबंध किससे है, आपको बताना है। गगनयान मिशन का संबंध किससे है?
देखो गगनयान मिशन जो था इसको भेजा जाना था 2022 में, लेकिन कोविड के चलते अब इसको 2023 में भेजा जाएगा। और गगनयान मिशन जो है आप कह सकते हो इसमें कुल मिलाकर 3 मिशन थे, जिनमें 2 मानव रहित मिशन थे, 1 मानव युक्त मिशन था। तो पहली बार भारत का एक मानव मिशन है जिसको गगनयान नाम दिया गया है। तो यह मानव मिशन है, मानव अंतरिक्ष मिशन से संबंधित है और भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। 3 देश पूर्व में कौन कौन से हैं? यूएसए हो गया, रशिया हो गया और चाइना हो गया। भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, यह भी आपको याद रखना है। तो गगनयान मिशन क्या है? मानव अंतरिक्ष मिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बताएं। हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप को सेवा मुक्त किया गया है। यह टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप को सेवा मुक्त किया गया है। यह टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? आपको बताना है। बताएं किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, यह आपको बताना है। चलें जवाब दीजिएगा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, नासा, इसरो, रॉसकॉस्मॉस। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए जिन एजेंसियों की नाम यहाँ पे दिए गए हैं ये किस देश से संबंधित हैं। सबसे पहला तो यही आपको पता होना चाहिए और ज़रूर पता होना चाहिए, कई बार मैंने बताया भी है। तो बताएं, सबसे पहले इसको बताएं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप को सेवा मुक्त किया गया है, ये किससे संबंधित है? तो हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है ये नासा का टेलीस्कोप है और इसके स्थान पे अब जेम्स वेब टेलीस्कोप, याद रखिएगा, जेम्स वेब टेलीस्कोप जगह लेगा। और जेम्स वेब टेलीस्कोप 10 वर्षों के लिए भेजा जा रहा है। मतलब जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप की जगह लेगा, वो 10 वर्षों तक कार्यरत रहेगा। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें, क्योंकि टेलीस्कोप की बात होती है तो टेलीस्कोप का काम होता है ब्रह्मांड के जो अनछुए पहलू हैं, जो अनदेखे पहलू हैं, उनको सामने लाना, ब्रह्मांड के बारे में नई नई जानकारियां लाना जो कि सामान्य तौर पर हम नहीं ला सकते हैं। तो टेलीस्कोप का ये काम होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि क्योंकि बात यहाँ पे नासा की हो रही है तो आपको पता होगा भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में के सिवन इसके प्रमुख हैं और इसकी स्थापना किया था विक्रम अम्बला साराभाई ने। इसका नाम, इनका नाम याद रखिएगा, विक्रम अम्बला साराभाई ने इसकी स्थापना की थी। यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डर्ट मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? बताएं। अच्छा प्रश्न है। ये मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, आपको बताना है। डर्ट मिशन क्या है, किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, आपको बताना है। बताएं। 4 जवाब आपके पास दिए हुए 4 विकल्प हैं, उन्हीं में से आपको चूज करना है। चूज करके बताएं कहाँ का। आप देखो यहाँ पे अंतरिक्ष एजेंसी क्या दी हुई है, यहाँ पे आप कह सकते हो जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस देश की कौन सी है, तभी आप जवाब दे पाएंगे। बताएं। सबका जवाब आ गया। देखो यहाँ पे बात हो रही है डर्ट मिशन की, तो आपको बता दें डर्ट मिशन जो है ये नासा का मिशन है। नासा इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप ई विकल्प पर जाओगे। ये नासा का मिशन है, ठीक है। नासा के बारे में आप जानते ही हैं। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। देखो नासा का एक मिशन था जिसको बोलते थे क्रू मिशन, सबको याद होगा। क्रू मिशन विशेष रूप से नासा और स्पेसएक्स दोनों का मिशन था, यह भी आपको याद रखना है, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अप्रैल 2022 तक के लिए, मतलब 6 माह के लिए अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था और इसी मिशन का नाम था क्रू मिशन। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्रू 3 मिशन, ठीक है, इसका नाम था क्रू 3 मिशन, जिनमें कुल 4 लोग भेजे गए थे, जिनमें एक व्यक्ति राजाचारी जो थे ये प्रमुख इसके बनाए गए थे और ये भारत के थे, ठीक है। इनके अतिरिक्त 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी भेजे गए थे। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। कहने का मतलब है क्रू 3 मिशन जो है नासा और स्पेसएक्स का मिशन है, जिनमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन में 6 माह के लिए भेजा गया है। इसका हेड थे राजाचारी, जो कि भारतवंशी हैं, भारत से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है? इनमें से कौन सा मिशन है जो नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, ये आपको बताना है। तो बताएं, इनमें से कौन सा मिशन नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है? नासा और इसरो का संयुक्त मिशन कौन सा है, आपको बताना है। चलिए जवाब दीजिएगा। देखो, सबसे पहली बात आदित्य L1 की बात करें तो ये सूर्य सैटेलाइट मिशन है, ठीक है। ये सूर्य सैटेलाइट मिशन हमारे इसरो का पहला मिशन है, आप कह सकते हो। और यदि इसरो इसमें सफल होता है तो अमेरिका, जापान और यूरोपीय यूनियन के बाद चौथा देश बन जाएगा जिसने सूर्य पर मिशन किया है, ठीक है। चीन भी इसकी तैयारी में लगा हुआ है। निसार की यदि हम बात करें तो निसार जो है ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है, आप कह सकते हो। तो याद रखना है, निसार मिशन जो है ये इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है और यह एक प्रकार का पृथ्वी अवलोकन के लिए भेजा जाने वाला मिशन है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो निसार इसरो प्लस नासा का संयुक्त मिशन है, यह आपको पता होना चाहिए। आदित्य L1 भारत का पहला सौर सैटेलाइट मिशन है, इसको भी याद रखना है। और भारत यदि इसमें सफल होता है तो भारत विश्व का चौथा देश बन जाएगा। हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी शर्मिला देवी का संबंध किस खेल से है? महत्वपूर्ण है, बताएं। शर्मिला देवी का संबंध किस खेल से है, आपको बताना है। शर्मिला देवी का संबंध किस खेल से है? शर्मिला देवी का संबंध किस खेल से है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बताएं शर्मिला देवी का संबंध किस खेल से है? देखो, आपको बता दें, एक खिलाड़ी है शर्मिला देवी महिला वर्ग में, पुरुष वर्ग में है विवेक प्रसाद। विवेक प्रसाद और शर्मिला देवी को, दोनों लोगों को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी चुना गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ उभरता खिलाड़ी चुना गया है। और आपको बता दें, इन दोनों लोगों का संबंध हॉकी से है, ठीक है। तो शर्मिला देवी और विवेक प्रसाद को FIH ने, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जो है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। FIH के प्रमुख वर्तमान समय में नरेंद्र बत्रा हैं, ये भी भारतवंशी हैं, भारतीय हैं, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसी के साथ FIH क्योंकि हॉकी की सर्वोच्च संस्था है, इसने यह भी बताया कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की यदि हम बात करें तो गुरजीत कौर और हरमनप्रीत कौर हैं। कौन है? हरमनप्रीत और गुरजीत, ठीक है। महिला वर्ग में गुरजीत कौर और पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह जो हैं, ये आप कह सकते हो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो याद रखना है, वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी का पुरस्कार पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को, महिला वर्ग में गुरजीत कौर को, और यदि हम बात करें उभरते हुए खिलाड़ियों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ तो शर्मिला देवी और विवेक कुमार का नाम आता है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि बात कर रहे हैं हॉकी की, तो आपको बता दें अभी हाल ही में हॉकी का एशिया कप खेला गया। और जो एशिया कप हुआ है, हॉकी का एशिया कप जो हुआ है, ये हुआ है मस्कट, ओमान में। कहां पर हुआ है? मस्कट में हुआ है। मस्कट कहाँ पे पड़ता है? ओमान में पड़ता है। तो मस्कट ओमान में हुआ है। और इस बार महिला टीम की जो आप कह सकते हो कैप्टन थी, इनका नाम था सबिता पूनिया, ठीक है। सबिता पूनिया के नेतृत्व में भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक प्राप्त किया है। और ये जो कांस्य पदक मिला है, इसको हमने चीन को हरा कर प्राप्त किया है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पे कौन रहा, मतलब स्वर्ण पदक किसको मिला? तो आपको याद रखना है स्वर्ण पदक मिला जापान को। यदि आपसे पूछ लिया जाए रजत पदक किसको मिला, तो रजत पदक मिला है दक्षिण कोरिया को, ठीक है। ये भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई मस्कट ओमान के एशिया कप की। आपको इसके साथ साथ और बता देता हूं, क्योंकि हॉकी का जो आप कह सकते हो विश्व कप, हॉकी का जो विश्व कप है वो भी होने वाला है। जैसे पहली बात तो बात करें पुरुषों के, तो पुरुषों के हॉकी का विश्व कप जो है ये वर्ष 2023 में होगा। वर्ष 2023 में कहां पे होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा के किस शहर में होगा? यदि हम बात करें तो उड़ीसा का एक शहर है भुवनेश्वर,
ठीक है। एक शहर है राउरकेला, ठीक है। राउरकेला में यदि हम बात करें कहाँ पर होगा तो बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम राउरकेला में है। भुवनेश्वर में कहाँ पे होगा तो भुवनेश्वर में पड़ता है कलिंग स्टेडियम, और पिछली बार भी यहीं पर हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करें कि महिलाओं की हॉकी विश्व कप कहाँ पर होंगे तो महिलाओं का हॉकी विश्व कप होगा 2022 में। 2022 में 2 देशों में होगा। ये देश कौन कौन से हैं? पहला देश है नीदरलैंड और दूसरा देश है स्पेन। स्पेन और नीदरलैंड में वर्ष 2022 में महिला हॉकी विश्व कप खेला जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तो बात थी हॉकी के बारे में, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस फिल्म को ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? इनमें से कौन सी फिल्म है जिसको ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? ढाका वही है जो बांग्लादेश की राजधानी है, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। तो ढाका में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है ये आपको बताना है। कुजंगल, पुष्पा, स्ट्रीट स्टूडेंट, गैंग ऑफ वासेपुर, इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें, जैसे कुजंगल की बात करें, ये तमिल भाषा की मूवी है, ठीक है, और ये तो हर भाषा में उपलब्ध है आज के समय में। और इसके साथ साथ स्ट्रीट स्टूडेंट की बात करें तो ये तेलुगु भाषा में, ठीक है। तो बताएं इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखो क्या बोला गया है, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला, तो ये मूवी है कुजंगल, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ऑस्कर में भारत की तरफ से जो मूवी भेजी गई थी वो थी कुजंगल, हालांकि इसको पुरस्कार नहीं मिला है, यह भी आपको याद रखना है। अब आगे जो है वो 94th क्रम का ऑस्कर होना है, ठीक है, और जो 94th क्रम का ऑस्कर होगा उसमें जो भारत की फिल्म भेजी जा रही है उसका नाम है जय भीम, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है। जय भीम जो है ऑस्कर के लिए भेजी जाने वाली मूवी है, अब इसी को अगली बार भेजा जाएगा। अब यहाँ पे एक मूवी देख रहे होगे स्ट्रीट स्टूडेंट, जो कि तेलुगु भाषा की मूवी है। यहाँ पे आपको बता दें, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा कि स्ट्रीट स्टूडेंट जो मूवी है तेलुगु भाषा की, इसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मतलब भारतीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है स्ट्रीट स्टूडेंट को, तो इसको भी याद रखना है। यदि हम बात करें भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख कौन हैं, तो वर्तमान समय में अरुण कुमार मिश्रा जो है भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख हैं, ठीक है। चले इसको बताएं, भारत सरकार ने एक अन्य देश की सहायता से हाल ही में कितने गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित करने का फैसला लिया है? ठीक है, विलेज ऑफ एक्सीलेंस, इसका मतलब होता है कि ऐसा गांव, आप कह सकते हो हाईटेक गांव, जहां पे कृषि में भी नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, सिंचाई में भी नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाए, साथ ही साथ परिवहन बेहतर तरीके से हो सके, मतलब अवसंरचना विकास के साथ साथ कृषि से संबंधित गतिविधियों में तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। और आपको बता दें, जब बात करते हैं सिंचाई में तकनीक, आप जानते हो ड्रिप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई कहाँ पे आई, कहाँ से आई? इजराइल से आई। तो इसमें जो देश साझीदार है वो देश है इजराइल, मतलब भारत जो है इजराइल की सहायता से 150 गांव को विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित करेगा। लेकिन क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए पहले चरण में 75 गांवों को जो है विलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में परिवर्तित किया जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है इजराइल की, तो आपको बता दें इजराइल से भारत के राजनीतिक संबंधों के भी 30 साल पूरे हो चुके हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। कल मैंने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का 101वां देश बना है अमेरिका। आपको यह भी बता दें कि 102वां देश जो अंतिम है अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, उसका भी नाम याद रख लीजिएगा, उसका नाम है एंटीगुआ व बारबुडा। ठीक है, एंटीगुआ व बारबुडा, ये जो है 12वां देश है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, 102वां देश है, 101वां अमेरिका है, दोनों आपको नोट कर लेना है। तो जहाँ कल नोट किया था अमेरिका के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस जो है हमारा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, उसका 101वां देश है यूएसए, 102वां है आपका एंटीगुआ और बारबुडा। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस गर्म मरुस्थल में हाल ही में बर्फबारी हुई है?
ये कौन सा मरुस्थल है जहां पर हाल ही में बर्फबारी हुई है? आपको बता दें, यहां पर एक शहर है जिसको बोलते हैं एन सेफ्रा, ठीक है, एन सेफ्रा, और एन सेफ्रा नामक शहर में ये बर्फबारी हुई है। और ये जो बर्फबारी है, क्योंकि ये जो मरुस्थल है विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है, और विश्व के सबसे गर्म मरुस्थल में यदि बर्फबारी हो रही तो इसका मतलब क्या है कि जलवायु परिवर्तन जो है अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अभी तक हम क्या समझते थे? जलवायु परिवर्तन का मतलब हो गया कि बर्फ का पिघलना, नदियों में ज़्यादा जल होना, समुद्र का जल स्तर बढ़ना। नहीं, जब आप बात करते हो वैश्विक तापन की, सिर्फ वैश्विक तापन तक ही नहीं सीमित रहना है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम चेंज हो रहे हैं, जलवायु चेंज हो रही है, ठीक है, तो इसको भी देखना है। तो ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो, जलवायु परिवर्तन के जो ये संकट आ रहे हैं, इनको आप यह नहीं कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये ग्लोबल वार्मिंग तक ही सीमित हैं। तो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इसका बृहद कॉन्सेप्ट है और ग्लोबल वार्मिंग के बाहर भी अन्य क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। जैसे ये सबसे गर्म मरुस्थल है, लेकिन अब यहाँ पे बर्फबारी हो रही है, तो ये जलवायु परिवर्तन का परिणाम है। और आपको बता दें, यहाँ पे जो बर्फबारी हुई है ये पहली बार नहीं है, बल्कि 42 सालों के इतिहास में ये 5वीं बार बर्फबारी हुई है। और ये जो मरुस्थल है ये है सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की बात करें तो आप जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तरी भागों में पड़ता है। कुछ इस तरह से आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में आपको सहारा देखने को मिलता है। और सहारा मरुस्थल में कई सारे देश हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण देश यदि हम बात करें तो अल्जीरिया आपको देखने को मिलता है। और ये जो स्थान है ये अल्जीरिया में ही है, जिसको बोलते हैं एन सेफ्रा। ये अल्जीरिया में ही स्थान है जहाँ पर इस तरह की बर्फबारी देखी गई है, ठीक है। इसको गेटवे ऑफ सहारा के नाम से भी जानते हैं। इसको बताएं, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष कंपनी ने फॉल्कन नामक रॉकेट विकसित किया है? फॉल्कन नामक रॉकेट किसने विकसित किया है आपको बताना है। चलें बताएं, फॉल्कन नामक रॉकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है? फॉल्कन की बात हो रही है। देखो, मैंने कई सारे रॉकेट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, जिनमें फॉल्कन हो गया, न्यू शेफर्ड रॉकेट हो गया, इसके बाद आपने देखा था कि हाइपरबोला मैंने बताया था, फिर जाक्सा के बारे में, जापान की स्पेस एजेंसी जो प्रयोग करती है, मैंने एटलस रॉकेट के बारे में बताया था, GSLV हो गया, PSLV हो गया, सोयूज रॉकेट हो गया। कई बार मैंने विभिन्न अंतरिक्ष एजेंसियों से संबंधित रॉकेटों की चर्चा की है। तो आज क्या पूछा जा रहा है? फॉल्कन नामक रॉकेट। तो आपको पता है ये SpaceX का रॉकेट है, ये आपको पता होना चाहिए। ब्लू ओरिजिन का क्या रॉकेट है? इसका नाम है न्यू शेफर्ड। तो यहाँ पे फॉल्कन की बात हो रही है, SpaceX का रॉकेट है। और SpaceX की यदि हम बात करें तो एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा, जो कि इसके फाउंडर मेंबर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नासा की बात करें तो नासा ज़्यादातर आजकल SpaceX के रॉकेट का प्रयोग कर रहा है, लेकिन नासा इससे पूर्व में एटलस का प्रयोग करता था। इसरो की यदि हम बात करें तो इसरो आप जानते होंगे कि GSLV सीरीज की और PSLV सीरीज की 2 रॉकेट ये प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। और इनके जो भी प्रश्न हैं उनको लगाइएगा। साथ ही साथ सेशन आपका समाप्त होता है, उसके तुरंत बाद आपको चैनल पे बने रहना है और उसमें कुछ बात की जाएगी आपके मुद्दों पर, आपकी परीक्षा पर। तो उसमें उपस्थिति अनिवार्य है सभी की। आधे घंटे से 40 मिनट का वो सेशन होने वाला है, ठीक है। तो जिनको भी परीक्षा देना है, जिनके कुछ प्रश्न हैं, वही छात्र आएंगे। जिनके कोई प्रश्न नहीं है, आपके लिए यह सेशन नहीं है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।